नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज हम प्रश्न पत्र लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा हुई थी 2012 में राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता की। यह परीक्षा 24 मार्च 2013 में हुई थी और जीडीसी 2012 की यह परीक्षा है। ठीक है, तो इस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वह लेकर हम आए हैं। यहाँ पे उसका विस्तार से उसका उल्लेख किया जाएगा, उस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। यह जो वीडियो है आपके जितने भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो असिस्टेंट प्रोफेसर का या फिर मध्य प्रदेश या राजस्थान, ठीक है, उत्तराखंड, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है आलवार संतों की भाषा कौन सी थी। यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो इस प्रश्न का जो सॉरी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, तमिल। आलवार संतों की जो भाषा थी वह तमिल थी। आलवार जो शब्द है उसका अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ, ठीक है, भगवान में डूबा हुआ। और इनका जो समय है वह 6वीं सदी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में रहा है। उत्तर भारत में भक्ति प्रचार एवं प्रसार का श्रेय जो है वो इन्हीं आलवार भक्तों को ही दिया जाता है, जो कि रामानंद जी ने उत्तर भारत में भक्ति को स्थापित किया था इन्हीं से प्रेरित होकर। मुख्य बात करें तो आलवार संतों की जो संख्या है वो 12 है, ठीक है। इनके पदों का जो संग्रह है वह दिव्य प्रबंधनम, दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम में है, संकलित है। इनके सारे पदों का संग्रह है दिव्य प्रबंधनम और यह वेदों के समान माना जाता है, ठीक है। आलवार संत जो हैं वो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। तो यह तो था इस प्रश्न से संदर्भित महत्वपूर्ण बिंदु। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस रीति मुक्त कवि ने प्रेम के मार्ग को तलवार की धार पर धामनो है कहा है, ठीक है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, बोधा ने, ठीक है। रीति मुक्त कवि बोधा ने प्रेम के मार्ग को तलवार की धार पर धामनो यानी दौड़ने के समान बताया है, ठीक है। यहाँ पे यह इन्होंने कहा है, इनकी पूरी जो पंक्ति है वह है कवि बोधा अनिहानि ने जहूँ ते चढ़ी तापे ना चिंत डरावना है, यह प्रेम की पंथ कराल महा तरवार की धार पे धामनो है, ठीक है। ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा। बोधा जो है इनका वास्तविक नाम बुद्धि सेन है, ठीक है, इनका वास्तविक नाम है बुद्धि सेन और इनका जन्म 1747 ईस्वी में हुआ था बांदा में राजापुर में, ठीक है। और ये पन्ना महाराज की दरबार की एक गणिका थी, नर्तकी थी, उससे ये बोधा प्रेम करते थे, ठीक है। सुबहान नाम था उसका, उनका नाम था सुबहान या सुबहान, कहीं कहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनकी रचना देख लेते हैं बोधा की। तो एक प्रमुख है विरह वारिस और दूसरा है इश्क नामा, ठीक है। और शुक्ल जी ने इन्हें भावुक और रसज्ञ कवि कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, पर्यो दंड जिमि धरनि तल दशा न जाई बखानी। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से संबद्ध है, ठीक है। तो यह जो प्रश्न है इसमें 4 विकल्प दिए हैं, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड या फिर सुंदर कांड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, अयोध्या कांड से यह लिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगर हम बात करें तुलसीदास जी की, तो इनके रामचरितमानस, तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है अयोध्या कांड। ठीक है, रामचरितमानस का हृदय है अयोध्या कांड, वहीं से यह पंक्ति ली गई है। रामचरितमानस की रचना आप सभी को पता है। इस महाकाव्य की रचना तुलसीदास जी ने संवत 1631 ईस्वी में, ठीक है, की। और इसको लिखने में कितना इनको समय लगा? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन इनको लगा था ये पूरा रामचरितमानस लिखने में। इसकी भाषा जो है अवधी है। ठीक है, एक बात यहाँ पे और बात कर लेते हैं इसके 7 कांडों की। बात करें बालकांड की, तो उसमें टोटल 361 दोहे हैं बालकांड में, और यह रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। ठीक है, अयोध्या कांड की बात करें, दूसरे नंबर पे अयोध्या कांड आता है, जिसे रामचरितमानस का हृदय कहते हैं, और यह 326 दोहे हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है अरण्य कांड तीसरे नंबर पे, जिसमें 46 दोहे हैं। ठीक है, उसके उपरांत आता है किष्किंधा कांड, जिसमें 30 दोहे हैं, और यह रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। ठीक है, उसके उपरांत आता है सुंदर कांड, जिसमें 60 दोहे हैं। ठीक, लंका कांड, जिसमें 121 दोहे हैं, और उत्तर कांड, जिसमें 130 दोहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? 4 आचार्य दिए हैं यहाँ पे, हमें बताना है। सही विकल्प है हमारा सी, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। ठीक है, प्रसिद्ध हिंदी निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। ठीक है, त्रिवेदी जी कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। ठीक है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति इस्लाम आक्रमण और पराजित मनोवृत्ति की देन बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है? बद्ध का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही जो विकल्प है हमारा वह है डी, नूर मोहम्मद। ठीक है, नूर मोहम्मद जो हैं वो निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख सूफी कवि हैं, और इन्होंने अपने प्रेमाख्यानक, इनका ग्रंथ है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी, कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि किस कृति में किया है, तो अनुराग बांसुरी। ठीक, अनुराग बांसुरी में दोहा चौपाई की जगह पर इन्होंने बरवे चौपाई छंदबद्ध का प्रयोग किया है। इसमें 5-5 अर्धावलियों पर बरवे का क्रम है। शुक्ल जी ने अनुराग बांसुरी को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। अनुराग बांसुरी में नूर मोहम्मद ने स्पष्ट किया कि इस समय मतलब 18वीं सदी के आसपास तक अवधि के प्रति लोगों के मन में संवेदना समाप्त होने लगी थी, और लोग जो हैं वो उर्दू फारसी की ओर उन्मुख होने लगे थे। यह इन्होंने एक पंक्ति के माध्यम से बताया कि जानत है वह सिरजनहारा, जो पिहु मन है मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुते हिंदी भाज्यो। ठीक है, ये इनकी पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुल्ला दाऊद की आप सभी जानते हैं, चंदायन इनकी प्रमुख कृति है। यह भी सूफी काव्य ही है, काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। कुतुबन की है मृगावती। ठीक है, चलिए नूर मोहम्मद का हमने बता ही दिया, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कत देखाय कामिनी दई, दामनी को यह बाह, थर थराती सो तन फिरे, फर फराती घन माही। यह किस कवि की रचना है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, सैयद गुलाम नबी
रसलीन। तो यह जो पंक्ति है रसलीन की है, ठीक है। और सॉरी, रसलीन की अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनका है एक अंगदर्पण, ठीक है, अंगदर्पण, जिसका समय है 1737 ईस्वी। इसमें नख सिख वर्णन से संबंधित है। इसकी एक प्रमुख पंक्ति है जो पूछता है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। यह भी पूछता है बहुत ज़्यादा, तो याद रखिएगा। दूसरा इनका ग्रंथ है रस प्रबोध, ठीक है, रस प्रबोध, और यह इसका समय है 1741 ईस्वी। यह रस विषयक ग्रंथ है। सॉरी, रसलीन जो हैं वो रीतिकालीन कवि हैं, ये आप याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में कहा कि इनका यश रस विवेचन के कारण नहीं बल्कि मनोहर सूक्तियों और चिंताकर्षक भाव योजनाओं के कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से इनमें वह विशिष्ट कवि कौन है जो उनसे दीक्षित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी नंददास, ठीक है। नंददास जो हैं वो वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से नहीं बल्कि उनके पुत्र विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे, ठीक है। बाकी हमने आपको अष्टछाप के बारे में बताया ही है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की, अपने 4 शिष्यों को लेकर और अपने पिता वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों को लेकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रेमाख्यानक काव्यों में से कौन सी रचना प्रेमाख्यानक होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। इन चारों विकल्पों में जो सही है वह है बी रस रतन, ठीक है। रस रतन सूफी कवि पुहकर की रचना है रस रतन, जिसका समय है 1618 ईस्वी, और यह रचना जो है प्रेमाख्यानक होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है। रस रतन में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। इसकी जो भाषा है वो अवधी है, ठीक है। और पुहकर जो हैं अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे, ठीक है, प्रपौत्र। चंदायन का आप सभी जानते हैं, मुल्ला दाऊद इनकी प्रमुख मुल्ला दाऊद इसके कवि हैं। चंदायन के मृगावती के कवि हैं कुतुबन, हंस जवाहिर के कवि हैं कासिम शाह, और रस रतन के पुहकर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माफ करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ठीक है। यह जो पंक्ति है वह किसकी है? 4 विकल्प हैं यहाँ पे। सही विकल्प है ए, भिखारी दास जी की पंक्ति है कि आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। शुक्ल जी ने कहा है कि भिखारी दास में देव की अधिक रस विवेक था। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति के सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रचनाकार हैं उनका मूल नाम है और हमें यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दिया, आपको दिखेगा। इधर है रसलीन, रसखान, जकी और कलाधर। यहाँ पे उनका मूल नाम है। तो सही विकल्प हमारा जो है वह है बी, ठीक है। रसलीन का जो नाम है वह है सैयद गुलाम नबी और यह रीतकालीन कवि थे। रसखान का जो मूल नाम है वह है सैयद इब्राहिम और ये भक्तिकालीन कवि थे। जकी जो नाम है वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर का और यह आधुनिक काल के कवि हैं। और कलाधर जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का मूल नाम है और यह छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 84 वैश्वन की वार्ता के रचनाकार हैं
विकल्प 4 दिया है। सही विकल्प है हमारा इसमें ए गोकुलनाथ। ठीक है, 84 की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ की है और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथा संकलित है। ठीक है, इनका एक और ग्रंथ है 252 वैष्णव की वार्ता। सॉरी, नाभादास के अगर हम ग्रंथों की बात करें, भक्तमाल और अष्टयाम वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। अणुभाष्य, तत्वदीप, निबंध और नंददास की रसमंजरी और रूपमंजरी प्रमुख है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ये प्रश्न बहुत पूछा है, तो चिंतामणि त्रिपाठी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फुलवा भार न लय सकै, कहे सखिन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। यह दोहा किस कवि का है? ठीक है, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और जो सही विकल्प होगा हमारा वह है डी बिहारी का। यह बिहारी की यह जो पंक्ति है, एक मिनट, यह पंक्ति है कबीरदास की, बिहारी की नहीं, कबीरदास जी की यह पंक्ति है। कबीरदास जी के बारे में श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी, शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुखड़ी कहा और आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, इनके वाणियों का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया, जो कि 3 खंडों में है, साकी, सबद और रामायणी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका सही विकल्प है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित करिए। 4 ग्रंथ दिए हैं, हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी। ठीक है, मृगावती, इसका समय है 1501 ईस्वी। ठीक है, उसके उपरांत आएगा पद्मावत 1540 ईस्वी। ठीक, मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन, और इसके नायक नायिका हैं लोरिक या फिर चंदा। पद्मावत का समय है 1540, इसके रचनाकार हैं जायसी और इसके नायक नायिका हैं रत्नसेन, पद्मावती और नागमती। ठीक है, मधुमालती की बात करें तो इसका समय है 1545। ठीक है, 1545 और इसके जो रचनाकार हैं मंजन और इसके नायक नायिका हैं मधुमालती, मनोहर और प्रेमा और ताराचंद। ठीक है, चित्रावली, इसका जो समय है 1613 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं उस्मान और इसमें नायक नायिका हैं राजकुमार सुजान और चित्रावली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प हैं यहाँ पे, हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ने सूरदास के संदर्भ में यह कथन कहा है। और शुक्ल जी आगे कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ठीक है, माफ करिएगा। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरदास के संदर्भ में कहा कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत की प्रवाह में वह कवि स्वयं बह जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की? ठीक है, तो 4 विकल्प है, हमें बताना है। सही उत्तर है डी, स्वांतः सुखाय के लिए। ठीक है, तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय के लिए रामचरितमानस की रचना की है। एक यहाँ पे संस्कृत में इन्होंने लिखा हुआ है, आप सभी को पता नहीं समझ में आएगा नहीं, हम यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम पदम रामायणे निगदितम क्वचि दन्यतोऽडपि
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मज्जलु मात नोति। ठीक है, इन्होंने स्वयं एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने स्वान्तः सुखाय के लिए रघुनाथ की गाथा को लिखा, अर्थात रामचरितमानस की रचना की। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा इंडिया किस कंपनी का पोर्टल है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। सही है डी, सी डक। ठीक है, सी डैक ये होगा। ठीक है, सी डैक कंपनी का पोर्टल है। ठीक है, सी डैक का फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा सॉरी, पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? 4 विकल्प हैं यहाँ पे। सही जो विकल्प है हमारा वह है सी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्वनिम का अर्थ है क्या? तो स्वनिम का जो अर्थ है वह है ध्वनि। ठीक, स्वनिम उच्चरित भाषा की ऐसी लघुतम इकाई है जिसमें 2 ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है, इसलिए इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि स्वनिम का संबंध ध्वनि से है। ठीक है, अगला है प्रश्न, खलटाही का दूसरा नाम है क्या? 4 विकल्प हैं यहाँ पे। सही जो विकल्प है वह है डी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का ही दूसरा नाम खलटाही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक भाषा है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में बोले जाने वाली एक अत्यंत मधुर और सरस भाषा है। ठीक है, इसकी लिपि देवनागरी है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टेटस को का सही हिंदी अनुवाद है? सही हिंदी अनुवाद होगा सी, यथा स्थिति। ठीक है, बाकी यथा प्रस्तावित को बोलते हैं एज प्रपोज्ड। ठीक, यथा अनुसार को बोलेंगे एज एप्रोप्रिएट। ठीक है, और यथा संभव को बोलेंगे एज फॉर एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? 4 विकल्प हैं यहाँ पे। सही उत्तर जो है हमारा वह है ए, बघेली। बघेली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है, यह बघेल खंड में बोली जाती है, जबकि अवधी का और खड़ी बोली का और ब्रजभाषा का साहित्य में विशेष योगदान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से या वर्ण है। या वर्ण क्या है? तो या जो वर्ण है वो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत बोला जाता है, तालव्य वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक तथ्य असत्य है। 4 तथ्य हैं यहाँ पे, हमें बताना है कौन सा असत्य है। तो सही जो उत्तर है हमारा वह है बी, कि दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। यह जो तथ्य है वह गलत है। इसके प्रथम संपादक रघुवीर सहाय नहीं बल्कि अज्ञेय जी थे। ठीक है, अज्ञेय जी थे। 1965 ईस्वी में उसके बाद 1965 ईस्वी में उसके बाद रघुवीर सहाय ने इसका संपादन कार्य शुरू किया था। और यह दिनमान जो है एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो दिल्ली से निकलती थी। इसके उपरांत बाकी सारे कथन सही हैं कि कर्मवीर पत्र के संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है, आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। ये सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक थे कौन? 4 विकल्प है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। द्विवेदी जी कहते हैं कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। चलिए
अगला प्रश्न है, लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही उत्तर होगा डी, अमूर्तीकरण। ठीक है, विकास की अमूर्तीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सॉरी। एक जन के दो छोरा है, तब बाको बड़ो छोरा खेत पे हो, हाँ अटके अपने काका के ढोरे जातू और वहाँ से कहूँगी। ये वाक्यांश हिंदी की किस बोली के हैं? तो देखिए आपको समझ में आ गया, ये ब्रजभाषा के हैं। हाँ, छोरा है ना, ये आपको खुद ही समझ में आ गया। ओ ठीक है, चलिए इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रजभाषा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। इसके बाद अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, सागर क्षेत्र की बोली है। सागर क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश की बोली क्या है? तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बोली है वह है बुंदेली। ठीक है, बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और यह मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बोली जाती है। सागर, विदिशा, दमोह, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया, जबलपुर, जालौन, कटनी, रीवा, सतना और हमारे यूपी के कुछ जिलों में जैसे बांदा, चित्रकूट, महोबा, इन्हीं सभी में बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगर हम ब्रजभाषा के क्षेत्र की बात करें तो ब्रजभाषा ग्वालियर, मथुरा, भरतपुर, बटेश्वर, भदावर, दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली जो है हमारी वो मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून इत्यादि मुरादाबाद इत्यादि जो इलाके हैं वहाँ पे बोली जाती है। कन्नौज जो है वो कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, बदाऊं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, एटा जैसे क्षेत्रों पे बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रीति विज्ञान कृति के लेखक हैं, कौन हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र की और कृतियां हैं तुम चंदन हम पानी, गांव का मन, आंगन का पंछी, भ्रमरानंद के पत्र, अग्निरथ चितवन की छां। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य कोश। डॉक्टर भोलानाथ का है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा की संरचना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बादाम शब्द हिंदी में किस रूप में प्रचलित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, देशज। ठीक है, देशज शब्द है। देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे उड़द, कच्चा, काका, लोटा, ये सब देशज शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुआ? तो किस सन में हुई? तो सही उत्तर है बी, 1961 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ए, कामता प्रसाद गुरु की यह परिभाषा है। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी की प्रमुख परिभाषा क्या है ये भी पूछता है। तो मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन थे? 4 विकल्प हैं यहाँ पे। सही विकल्प है सी, लेनार्ड ब्लूमफील्ड। ठीक है,
लेनार्ड ब्लूमफील्ड आधुनिक भाषा विज्ञान के स्तंभ भाषा वैज्ञानिक थे। ठीक है। सस्यूर के बाद इनका नाम भी लिया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनका एक ग्रंथ था लैंग्वेज, जिसको कि भाषा विज्ञान की बाइबिल भी कहा गया है, और उसका समय था 1993 में इन्होंने यह ग्रंथ लिखा, लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काव्य पंक्तियां दी हैं और उनके रचनाकार दिए हैं। कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की है। तो कूट जो है वो यहाँ पे है। सही विकल्प हम देख लेते हैं, सही विकल्प इसमें कौन सा सही होगा। तो सही विकल्प है हमारा छोटा कर दें तो आपको दिखेगा, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा तो दिख भी नहीं सकता। सही विकल्प है इसमें हमारा ए। ठीक है, ए हमारा सही विकल्प है। हम मिला दे रहे हैं, विकल्प आपको दिखा देंगे, मिला लीजिएगा। मेन आपको पंक्ति जानना है कि कौन किसकी है। मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, यह जो पंक्ति है वह है नागार्जुन की। ठीक है। कोठरी में लौ जलाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेत की, यह जो पंक्ति है वह है अज्ञेय की। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी रहा है, यह प्रश्न है, यह पंक्ति है किसकी, धूमिल की। इन दिनों की दुहस है कि कभी धंधा, हैं दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा। ठीक है, यह पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक, आप सभी मिला लीजिए। का सासे, खा का आसे, गा का दासे और घा का बासे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निराला कृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध प्रेरणा स्रोत है। ठीक, तो सही विकल्प हो जाएगा बी, कृतिवास रामायण। ठीक है, 1936 में इन्होंने लिखा था राम की शक्ति पूजा। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यह प्रश्न भी बहुत आसान सा है। सही विकल्प है ए, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए 1968 में इन्हें हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 1961 में इन्हें पद्म भूषण और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी और लोकायतन पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा सारा कुछ। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ। तो सही विकल्प जो है हमारा वह है डी, सन 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद। ठीक है, अध्यक्ष थे प्रेमचंद। और प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1935 ईस्वी में लंदन में हुई थी, और इसके प्रणेता सज्जाद जहीर थे, और भारत में इसकी स्थापना 1936 में हुई। टोटल इसके 6 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन 1936 लखनऊ में, दूसरा इसका जो प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा जो अधिवेशन था 1938 में कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन 1942 में दिल्ली में, चौथा अधिवेशन 1945 में मुंबई में, पांचवां अधिवेशन 1949 में भिवंडी में, और छठा अधिवेशन 1953 में दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, काव्य क्षेत्र में इनमें किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दुष्यंत कुमार का। ये किसी सप्तक से जुड़े नहीं हैं, जबकि प्रभाकर माचवे तार सप्तक से जुड़े हैं, शमशेर बहादुर दूसरे तार सप्तक से, और केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक से जुड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, इन्हें रामविलास शर्मा इनके बारे में कहते हैं कि नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी है। ठीक है, और इन्हीं को ही भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कहा गया है।
बाकी जो 3 कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और नाथूराम शर्मा शंकर, इन तीनों को राष्ट्रीय चेतना का कवि कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का कवि, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि दौड़ कर, मिला न जल निधि अंक आह, वैसा ही हूँ। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्ति जो है वह है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, और यह पंक्ति कमायनी से ली गई है। कमायनी के किस सर्ग से? तो कमायनी के यह श्रद्धा सर्ग से। ठीक है, कमायनी के श्रद्धा सर्ग से यह ली गई है। इसके अलावा एक पंक्ति पूछता है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह पंक्ति निराला की है और यह राम की शक्ति पूजा से ली गई है। एक पंक्ति पूछता है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार वाणी, तुम मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यह जो पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की है। एक पंक्ति है, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं, तो इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वह हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह इन्होंने कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि तुलसीदास उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविता मांझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक काव्य संग्रह में यह संकलित है और इसका समय है 1965 ईस्वी। ठीक है, युग गंगा का जो समय है 1947 ईस्वी। नींद के बादल इसका समय है 1947 ईस्वी। ठीक है, गुल मेहंदी इसका समय है 1978 ईस्वी। अपूर्वा 1984 ईस्वी और बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध किस रचनाकार ने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, सदल मिश्र ने। ठीक है, खड़ी बोली में इन्होंने किया था रामचरित के नाम से किया था 1806 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? शहर अब भी संभावना है, सही विकल्प है सी, अशोक वाजपेयी की यह रचना है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, एक पतंग अनंत में, इतने से, तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश। दुष्यंत कुमार की रचनाओं की हम बात करें तो जलते हुए वन का बसंत, सूर्य का स्वागत, साय में धूप, एक कंठ विस्प्याई। कुंवर नारायण की रचनाओं की बात करें तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, बाजश्रवा के बहाने। वीरेंद्र कुमार जैन की रचनाओं की बात करें तो सबसे बड़ा सिपहिया, सुरेखा पर्व। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कवियों में से कौन कवि एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, और इनकी रचनाएं हैं हिम तरंगिनी 1949, हिम किरीटनी 1943, समर्पण 1956। इनको राष्ट्र कवि की भी उपाधि मिली है। अगला प्रश्न है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, और बच्चन सिंह ने कहा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे। इन पंक्तियों के रचयिता हैं
तो 4 विकल्प है यहाँ पे। सही उत्तर है हमारा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। भारतेंदु जी की अन्य कृतियां हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, बैसाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। ठीक है। अंबिका दत्त व्यास की एक प्रसिद्ध लाइन है, जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश। इसे याद रखिएगा। प्रताप नारायण मिश्र की एक पंक्ति है, पूछता है अभी देखिए क्या दशा है देश की, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ठीक है। प्रेम घन की एक पंक्ति है, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावत। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और अंतःचेतना का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? तो हम सभी जानते हैं यह हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत की रचयिता हैं? तो इस झंडा गीत के रचयिता हैं श्याम लाल गुप्त पार्षद। ठीक है। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में इस झंडा गीत को स्वीकार किया गया था और यह कानपुर के निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह अभिमत किसका है? तो यह जो मत है वह है नंद दुलारे वाजपेयी का। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे विकल्प 4 है, आपको बता दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र। ठीक। दूसरा विकल्प है मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। तीसरा विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और चौथा जो विकल्प है वह है नंद दुलारे वाजपेयी। थोड़ा सा अगर सही नहीं लिख रहा होगा तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो हमारा इस जो कथन है वह है, सही विकल्प है चौथा, नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए कथन ये है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन कविता के रचनाकार हैं? ठीक है। कौन है इस कविता के रचनाकार? तो सही उत्तर है सी, केदारनाथ सिंह। ठीक है। केदारनाथ सिंह की यह पंक्ति है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है कौन? तो सही विकल्प है यहाँ पे हमारा डी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। ठीक है। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है और यह किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर श्याम जोशी। ठीक है। मनोहर श्याम जोशी के द्वारा यह लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं कुरु कुरु स्वाहा 1980, कसब 1987, टाटा प्रोफेसर 1995, हमजाद 1996, क्याप 2001। ठीक है। इसके अलावा अपने अपने अजनबी जो है वो अज्ञे का है, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा की रचना है, अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद त्रिवेदी की रचना है। आगे बढ़ेंगे। सुधा और चंदन किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सही विकल्प है सी, गुनाहों का देवता। ठीक है। गुनाहों का देवता यह धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। इसके अलावा नदी का द्वीप जो है वो अज्ञे का उपन्यास है और इसके पात्र हैं भुवन, गौरा और रेखा। सुनीता जो है वो जैनेन्द्र का उपन्यास है और इसमें सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न। नीला चांद, नीला चांद। ठीक है। नीला चांद जो है वो शिव प्रसाद सिंह का है और इसके पात्र हैं कीर्ति वर्मा और मंत्री अनंत। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। औद्योगिकरण के बढ़ते प्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है किसमें हमें? तो सही विकल्प है सी, रंगभूमि में। ठीक है।
रंगभूमि में औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण और चित्रण मिलता है। गोदान में हमें किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या देखने को मिलती है। कर्मभूमि में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा देखने को मिलती है। गबन में मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। सही विकल्प है हमारा ए, भुवन विक्रम। ठीक है। इनके अनुपन्यास हैं गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, भुवन विक्रम, झांसी की रानी, रामगढ़ की रानी और भी बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 1915 ईस्वी में। ठीक है। लेकिन अगर सही बात करें तो सुखमय जीवन इनका कहानी है और वह 1911 में ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है। 1911 में सुखमय जीवन। ठीक है। और बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? सही उत्तर है बी, खंजन नयन। ठीक है। खंजन नयन सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का वर्णन है। अमृत और विष में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण है। मानस के हंस में तुलसीदास जी के जीवन और व्यक्तित्व का चित्रण है। ठीक है। अगला है, भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं, फिर देता क्या है? आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? तो सही उत्तर है डी, झुनिया। ठीक है। यह झुनिया जो कि गोबर की पत्नी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यास की सृष्टि हैं? तो वैद्य जी किस उपन्यास से संदर्भित हैं? तो सही उत्तर है हमारा डी, श्रीलाल शुक्ल के। किस उपन्यासकार की सृष्टि है? श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी में ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, बलचनामा। बलचनामा जो है नागार्जुन का है, ये नागार्जुन की है। ये किसान जीवन पर आधारित है। ठीक है। किसान जीवन पर। और बाकी तमस, आधा गांव और कितने पाकिस्तान, तीनों भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। तमस भीष्म सहानी का है, आधा गांव राही मासूम रजा का है और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। समानांतर कहानी के प्रस्तावक रहे हैं कौन? तो सही विकल्प है डी, कमलेश्वर। ठीक है। 1972 में इनकी कहानी लिखी गई थी, जो राजा निरंबसिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने सिर्फ 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915 और सबसे ज़्यादा ख्याति उसने कहा था से इनको मिली है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सुदर्शन की कहानियां हैं हार की जीत, कवि का चुनाव, साइकिल की सवारी, वजीर अदालत, अंधकार।
विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानियाँ हैं खोटा बेटा, पेरिस की नर्तकी, साथ ही होली, चित्रशाला, मणिमाला, कल्लोल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ए बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था। ठीक है, और इनके प्रमुख उपन्यास हैं उग्र जी के चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, घंटा, सरकार तुम्हारी आंखों में। ठीक है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रंगभूमि, जिसका समय है 1925 ईस्वी, इसका पात्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रंगभूमि के अन्य पात्र हैं सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र। ठीक, और कर्मभूमि के पात्र हैं अमरनाथ, समरकांत, मैना और सुखदा। इसका समय है 1933 ईस्वी। ठीक है, और बाकी गबन के हम सभी जानते हैं जालपा, रमानाथ, रतन, जोहरा, और इसका समय है 1931 ईस्वी। गोदान, होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, 1936 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से एक कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गण्यमान नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा डी टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक है सॉरी, भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है टेढ़े मेढ़े रास्ते। यह आंचलिक उपन्यास का के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोलगा से गंगा किस विधा की दृष्टि बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से है, मतलब क्या विधा है इसकी? तो वह है कथा संग्रह। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का कथा संग्रह है बोलगा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन का। इनका नाटक, इन्होंने 5 नाटक और यात्रा संस्मरण है मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ उक्त पंक्तियों से होता है? तो सही उत्तर है इसमें सी स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त, समय है 1928 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के अन्य नाटकों को देख लेते हैं। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जनमेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो सही विकल्प हो जाएगा डी चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, सुवासिनी, अलका, मालविका, कल्याणी और कार्नेलिया। ठीक है, स्कंदगुप्त के पात्र हैं कुमारगुप्त, पर्णदत्त, स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, अनंत देवी इत्यादि। अजातशत्रु के समुद्रदत्त, शिकारी लुब्धक, अजातशत्रु। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। उपर्युक्त कथन किस निबंध का है? सी श्रद्धा भक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। ठीक है, अन्य कथन है सॉरी, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, और वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। इसके अलावा करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। इसके अलावा इनका इसी से लिया गया अन्य पंक्ति है, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कलम के सिपाही किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी है। ठीक है, अमृत राय ने लिखी थी प्रेमचंद की जीवनी, और यह अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र थे। आगे बढ़ेंगे। सॉरी, डिसलॉयल्टी
किस नाटक की पात्र हैं? डिसलॉयल्टी, तो सही विकल्प है बी, भारत दुर्दशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? सही विकल्प है डी, रिपोर्ताज, और यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इसका समय है 1952। ठीक, रिपोर्ताज का प्रारंभ 1938 से शिवदान सिंह चौहान के लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुट्टी चातन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? तो सही उत्तर है सी, अज्ञेय ने लिखे हैं। ठीक है, अज्ञेय का है त्रिशंकु 1945 में, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, लिखी कागज कोरे 1972, अद्यतन 1977। अगला प्रश्न है, स्मृति रेखा किस लेखक की रचना है? 4 विकल्प हैं, सही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। स्मृति लेखा अज्ञेय की रचना है। ठीक है, धर्मवीर भारती का संस्मरण है ठेले पर हिमालय, और स्मृति लेखा एक संस्मरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहाँ पे पंक्तियाँ दी है, रचनाकार दिए हैं और हमें सुमेलित करके बताना है। ठीक है, तो हम सुमेलित करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। ठीक, आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश की बात करें तो मोहन राकेश का जो रचना है वह है आखिरी चट्टान तक। केदारनाथ सिंह की जो रचना है बस्ती खिले गुलाबों की, और ये काव्य पंक्तियां नहीं हैं, ये संस्मरण है। ये यहाँ पे रचनाकार हैं, ये रचनाकार हैं और ये संस्मरण है। ठीक है, निर्मल वर्मा का संस्मरण है चीड़ों पर चांदनी, और बाबू शिव प्रसाद सिंह का है पृथ्वी प्रदीक्षा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पेपरवेट कृति में इन 2 विधाओं की रचनाएं संग्रहित हैं। सही उत्तर है कहानी और नाटक। ठीक है, पेपरवेट में कहानी और नाटक दोनों विधाएं मिलती हैं। पेपरवेट गिरिराज किशोर की लेखक हैं इसके, तथा पेपरवेट नाटक का जो पेपरवेट कहानी है, पेपरवेट कहानी जो है वो गिरिराज किशोर की है, और पेपरवेट जो नाटक है वो रमेश उपाध्याय की है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह मिलती जुलती रचनाएं हैं, जैसे अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का, और अर्धनारीश्वर निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। इसी तरह अनित्य उपन्यास है मृदुला गर्ग का, और अनित्य कहानी है बद्युजमा का। त्रिशंकु नाटक है ब्रजमोहन शाह का, और त्रिशंकु निबंध है अज्ञेय का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अन्या से अनन्या किसकी कृति है? सही विकल्प हो जाएगा ए, प्रभा खेतान की। 2007 में इन्होंने लिखी आत्मकथा है इनकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मित्र संवाद जिन 2 साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है वे साहित्यकार हैं। सही विकल्प है डी, डॉक्टर रामविलास वर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं। सही विकल्प हमारा क्या होगा? ए, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, जिसका समय है 1918 ईस्वी। यह एक धार्मिक पौराणिक नाटक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें रेडियो नाटक में सबसे चर्चित लेखक रहे हैं कौन? सही विकल्प है सी, चिरंजीत। ठीक है, इनका एक और नाटक है आधी रात का सूरज। विपिन अग्रवाल का है 3 अपाहिज। उग्र का है महात्मा ईसा, चुंबन, 4 बेचारे, गंगा का बेटा, आवास। आगे देखेंगे। रचनाओं का सही कालक्रम हमें बताना है। सही विकल्प हो जाएगा इसमें डी, हनुमान नाटक, द्रोण पर्व, नहुस, उत्तर प्रियदर्शी। 1610, द्रोण पर्व का है 1680, नहुस का है 1859, उत्तर प्रियदर्शी का है 1967। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन किसका है? सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, रिठ्ठनेमिचर्यु अरिष्टनेमिचर्यु किसकी रचना है? तो यह है स्वयंभू की। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रिठ्ठनेमिचर्यु के रचनाकार जो हैं, यहाँ पे आप हमको बताइएगा रिठ्ठनेमिचर्यु के रचनाकार कौन है। ठीक है, ये यहाँ पे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया? ठीक है, तो किसने किया है? सही विकल्प हो जाएगा बी, कृष्णदेव उपाध्याय ने। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं, कौन है? तो शालिभद्र सूरी। सही विकल्प है बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो स्थान नहीं मिला है मलिक मोहम्मद जायसी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? तो यह है प्राकृत भाषा की रचना। ठीक है, जिसके कवि हाल हैं, हाल। आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? तो यह है डॉक्टर बच्चन सिंह की। आगे बढ़ेंगे। संदेश रासक के रचयिता हैं कौन? तो विकल्प सही हो जाएगा डी, अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो आदिकाल को उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है। आगे बढ़ेंगे। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? तो नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप गोरखनाथ ने प्रदान किया है। ठीक है, गोरखनाथ ने प्रदान किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है दोहा कोश किसकी रचना है? सॉरी, दोहा कोश किसकी रचना है? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, सरहपाद की। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, और सिद्धों की संख्या 84 थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस कवि ने लोक काव्य रूप मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया? तो सही उत्तर होगा हमारा सी, अमीर खुसरो ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे डी, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो, इसमें राजमती का वियोग वर्णन दिखाया गया है। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, ईसुरी किस लोक विधा के लिए विख्यात है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, फाग। ईसुरी लोक विधा फाग के लिए विख्यात है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश, ईसुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था 1895, संवत 1895। ठीक है, और ईसुरी, इसका पूरा नाम था हरताल ईसुरी। ठीक है, ईसुरी की रचनाओं में ग्राम संस्कृति एवं सौंदर्य का वास्तविक चित्रण देखने को मिलता है। इनकी ख्याति फाग के रूप में लिखी गई उन रचनाओं के लिए है जो विशेष रूप से युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, लोक साहित्य की दृश्य विधा है लोकनाट्य। ठीक है, लोकनाट्य और अन्य विधाएं हैं लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा। ठीक है, ये श्रव्य विधाएं हैं। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत प्रवीण। यह उक्ति किसकी है? हम सभी जानते हैं, यह उक्ति देव की है। ठीक है, शब्द शक्तियों के आधार पर काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए यह इन्होंने कहा था। ठीक है,
और केशवदास की प्रमुख पंक्ति है, आप सभी को पता है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। भिखारी दास जी की प्रमुख पंक्ति है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल गुण गुण स्वरूप और रंग ईसन करे कुरूपता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो हम सभी जानते हैं इलियट का। ठीक है, टी.एस. इलियट का है। और अरस्तु का है अनुकरण, संप्रेषण है रिचर्ड्स का, क्रोंचे का है अभिव्यंजनावाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, और यह जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। काव्य का नाम कल्पना में बिंब इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार कॉन्सेप्ट लाना नहीं। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश करदम किस विमर्श से संदर्भित हैं? तो हम सभी जानते हैं यह दलित विमर्श से संदर्भित हैं। इन्होंने लिखा था छप्पर उपन्यास 1994 ईस्वी में, पहला दलित उपन्यास इसे माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आदिवासी विमर्श के अंतर्गत आती हैं रमणिका गुप्ता, संजीव, राकेश कुमार सिंह। और स्त्री विमर्श में कीर्ति चौधरी, प्रभा खेतान इत्यादि। संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स का है। ठीक है, मार्क्स का है समाजवाद मार्क्सवाद, हर्बर्ट रीड का है अति यथार्थवाद, सात्र का है अस्तित्ववाद। ठीक है, अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कृता कौन है? किरकेगार्ड। ठीक है, किरकेगार्ड हैं। ठीक है, और जबकि सात्र, डार्विन, नीत्शे इसके प्रबल समर्थक हैं। आगे बढ़ेंगे। औदात्य लोंजाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? कवि की प्रतिभा को। ठीक है, औदात्य का सिद्धांत दिया था लोंजाइनस ने। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, आचार्य शंकुक ने। ठीक है, भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद की व्याख्या की, सिद्धांत दिया। आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद भोगवाद का सिद्धांत दिया। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? तो वह है मैत्रेयी पुष्पा की रचना। ठीक है, अन्य रचना गुड़िया भीतर गुड़िया, खुली खिड़कियाँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राजशेखर ने। राजशेखर ने माना और रीतिरात्मा काव्य से कहकर इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा भी स्वीकार किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रीति सिद्धांत चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं क्या? ये सही है, च्युत संस्कृत दोष। ठीक है, और क्लिष्टत्व दोष किसे कहते हैं? जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसका अर्थ बड़ी कठिनाई से प्रतीत हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? तो डॉक्टर ब्रैडले। ठीक है, डॉक्टर ब्रैडले ने कहा है कि कला के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कथन दिया है, आचार्य दिए हैं और सुमेलित करना है, कौन सा कथन किस आचार्य का
है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, सौंदर्यम लंकारः। यह कहा है सौंदर्यम लंकारः, यह कहा है वामन ने। सॉरी, एक मिनट। सौंदर्यम लंकारः, यह कहा है वामन ने। आप सभी देख लीजिएगा, ये वामन ने कहा है। और शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह कहा है भामह ने। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह कहा है पंडित राज जगन्नाथ ने। काव्यस्यरात्मा ध्वनि, यह कहा है आनंद वर्धन ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति नकल न मानकर पुनः सृजन या पुनर्निर्माण माना है? हम सभी जानते हैं अरस्तु ने। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। और अरस्तु की रचना है पेरी पोए एतिकेस और वसीयतनामा। ठीक है, और इनके गुरु थे प्लेटो, जिनकी रचना है लॉज, इयोन, गणतंत्र, रिपब्लिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्त सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा था? तो कहा था हमारे आचार्य शुक्ल जी ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्थिति विपर्यय का मूल यूनानी शब्द है? सही उत्तर हो जाएगा डी, पेरिपेतेइया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विद्रोहों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही विकल्प है हमारा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार प्रसार रामानुजाचार्य ने किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद का। ठीक है, और ये जो द्वैतवाद है इससे मध्वाचार्य जी जुड़े हैं। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सही उत्तर हो जाएगा ए, सूरदास के भ्रमर गीत को इन्होंने ध्वनि काव्य कहा है। सूरदास की अन्य रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, आगे चलिए, आज इतना ही और मिलते हैं एक और अन्य प्रश्न पत्र को लेकर के। ठीक है, आप सभी तैयारी करते रहिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।